स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानब से आप सबको खुश आमदेद। गुज़श्ता किस्त में स्वीडन में वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट यानी रिहायशी वीज़ा और काम की इजाज़त लेने के तमाम मराहल को तफसील से बयान किया था कि उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, प्रोसीजर क्या है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और मुझे खुशी है कि बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया है। वर्क परमिट ले लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि वर्क परमिट लेना तो एक पहला मरहला है। ये तो आपको एक इजाज़तनामा है कि अब आप स्वीडन में काम कर सकते हैं। वर्क परमिट की बाकी जो पीरियड है 4 साल का, उसको पूरा करना, उसमें एहतियात करना, और जब आपने 4 साल के बाद परमानेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है तब तक की शराइत को पूरा करना जो है वो बहुत अहम है। और आज की वीडियो में मैं उन अहम बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा जो बाज़ औक़ात लोगों से गलती हुई है। माजी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जिन्होंने 4 साल काम किया है, टैक्स भी दिया है, रहे भी हैं, लेकिन वो एक छोटी सी गलती की वजह से परमानेंट वीज़ा नहीं ले सके और बहुत से लोगों को स्वीडन से जो है वो अपने मुल्क वापस जाना पड़ा है, क्योंकि वो इसके बाद कहते हैं आप मुल्क छोड़ दें। तो इसलिए बजाय इसके कि उस वक़्त आपको परेशानी हुई, ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग इस वक्त जिनके पास वर्क परमिट है और जो अभी काम कर रहे हैं या मुस्तकबिल में आने वाले लोग, वो जो सोच रहे हैं कि हम स्वीडन में जाके वर्क परमिट लेंगे और वहाँ पे हम रेजिडेंस परमिट ले के हम काम करेंगे और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मुस्तकिल तौर पे स्वीडन में रह सकें, उन्हें ये चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखनी चाहिए ताकि एक कोई भी छोटी सी मामूली सी गलती भी जो है उनके लिए प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब आपको स्वीडन में वर्क परमिट मिलता है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको फौरी तौर पे वो काम लेना और काम लेने के बाद माइग्रेशन बोर्ड को मतला करना बहुत ज़रूरी है। आपको वो जो है वो वक्त जो है उस की इस तरह से मनसूबाबंदी करनी है कि आपका वो वक्त ज़ाया ना हो और उसके पास आपके पास काम होना चाहिए। तो आप उस दौरान जो है अपनी पूरी कंसंट्रेशन जॉब की तरफ रखें। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास काम हो और काम के बाद आप माइग्रेशन बोर्ड को बताएं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और फिर ज़ाहिर ऑटोमेटिक उनको भी इंफॉर्मेशन जाएगी जब आपका टैक्स होता है। और ये कोशिश ये करें कि पहले 2 साल जिस इदारे में, जिस कंपनी में आपको काम मिलता है, आप वो तब्दील ना करें। पहले 2 साल उसी कंपनी में काम करें और उसमें आपका टैक्स जाता रहे। ये जो है ना, ये बहुत अहम है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आप 2 साल के बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं वर्क परमिट और आप फिर काम कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप कंपनी तब्दील कर सकते हैं, आप इदारा तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आपके जिस बुनियाद पे आपको वर्क परमिट मिला था 4 साल वही कैटेगरी आपकी रहनी चाहिए। मसलन अगर आपको इंजीनियर का जॉब मिला है तो आप बेशक 2 साल के बाद किसी और कंपनी में जाएं, लेकिन आपकी कैटेगरी इंजीनियर की ही हो, या अगर आप एक किसी जगह पे कुक की हैसियत से काम मिला है या किसी जगह पे आप जो है वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, जो भी हो, आपकी कैटेगरी प्रोफेशन की वो वही रहनी चाहिए। कंपनी है बेशक आप 2 साल के बाद तब्दील कर दें, ये बहुत अहम है। उसके बाद ये अहम है कि 4 साल जब आप काम करें तो उसमें आपका टैक्स जाना चाहिए, आपकी तनख्वाह आपके काम के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई इंजीनियर है तो उसको 13,000 करोड़ पे जो है वो काम करे, या अगर कोई ऐसा टेक्निकल काम है कि जिसकी तनख्वाह जो है वो कम है और वो बहुत ज़्यादा शो कर दे ताकि उनको जो है वो अजीब ना लगे, और यूनियन से अप्रूव हो। कोशिश करें कि यूनियन का मेंबर बने और साथ आप आकासा का मेंबर बने, लेकिन यूनियन का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और यूनियन से वो आपकी जॉब की तनख्वाह, आपकी शराइत जो है वो अप्रूव्ड हो। और मिनिमम तनख्वाह का कहते हैं यहाँ पे 13,500 से कम नहीं होनी चाहिए, वो छोटे जॉब्स के लिए, आम जॉब्स के लिए, लेकिन ये जॉब पे मुनहसर है कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, उसकी मुनासिब तनख्वाह। फिर ये भी बहुत अहम है कि स्वीडन में हर मुलाजम को, हाँ वो सरकारी मुलाजम है, हाँ वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, निजी कंपनी, उसको हर साल तातीलात मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, जिसको स्वीडन में सेमेस्टर कहते हैं।
हमारे यहाँ तो सेमेस्टर वो एजुकेशनल एक टर्म होती है, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर हॉलीडेज़ के लिए कहते हैं। आपको जितने सेमेस्टर डेज़ आपको मिल रहे हैं, 4 या 5 वीक हैं, आपने वो लेने हैं और उसकी आपको तनख्वाह भी अजाफी मिलती है। तो सेमेस्टर आपने इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहम है। बहुत से लोगों को इस हॉलीडेज़ की वजह से जो है वो उनकी फ़र्दर उनका परमानेंट वीज़ा नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें यह है कि आपका टैक्स का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए, और इस दौरान जो 4 साल हैं आप हुकूमत से कोई सोशल मदद या माली मदद वो ना लें। आपने ये साबित करना है कि आप अपने पाँव पे खड़े हैं, आप काम कर सकते हैं, आपके पास काम है, आप मुल्क को टैक्स दे रहे हैं। अगर आप सोशल की तरफ चले जाएंगे, उनसे माली इमदाद लेंगे, इवन घर के किराए के लिए बुसत बिदराग जो लोग लेते हैं वो भी नहीं लेना चाहिए, ताकि किसी तरह से ये महसूस ना हो कि आप जो है वो हुकूमत पे आ रहे हैं और आपके पास काम इतना नहीं है। यहाँ मैं ये बताऊँ कि जो चाइल्ड अलाउंस है बार्न बिदराग, वो आप ले सकते हैं, वो हर का हक है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अमीर हो गरीब हो, स्वीडन में हर बच्चे को मिलता है, वो सोशल इनकम में नहीं आता। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब आप 4 साल के बाद परमानेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने आपकी एक एक चीज़ देखनी है। फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको वर्क परमिट कब मिला था, शुरू में आपने कहाँ काम किया, कितना अर्सा काम नहीं किया, कितना टैक्स दिया, कितनी छुट्टियाँ की, क्या कुछ किया, एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने देखनी होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको सॉल्व करना। इसके अलावा बाकी ज़ाहिर आप मुल्क में रहेंगे तो मुल्क एक कानून पे चलने वाले शहरी केसेस रहें, कोई लड़ाई झगड़ा, माली किसी के साथ प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों से भी आप बचें, ताकि आपका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन हो और आप सही काम करें, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से लोग हैं उनसे हो जाती हैं मिस्टेक्स, वो कहते हैं हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को ये बताएं। और बहुत से इससे इमिग्रेशन से मुतल्लिक या जॉब से मुतल्लिक सवालात आते हैं, लेकिन चूँकि वो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका होता हूँ, मेरी जो अगर चैनल में आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ चीज़ें आप उसमें काफ़ी सी वीडियो आप वहाँ उसमें देख सकते हैं। जॉब्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉब्स वाली एक प्ले लिस्ट है, और स्वीडन के बारे में जो अमूमी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप उसमें देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लें। मुमकिन है जो आपके ज़हन में सवाल हो या आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने उसको बता दी हो। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।